हेलो एवरीवन। जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में हमने हमारे चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड को कंप्लीट कर लिया था, आज हम हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन वर्ड की, तो इसे हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किया था जब हम टेक्सोनोमिक टूल्स पढ़ रहे थे। वहां पर हमने ये देखा था कि जब भी कोई अननोन स्पीशीज है या कोई नई स्पीशीज है, हमने उसे देखा तो सबसे पहले हम उसके कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके मॉर्फोलॉजी कैसी है या उसकी एनाटॉमी कैसी है, उन सबको हम देखेंगे। उसके बाद जो कोई प्रीवियस एग्जिस्टिंग स्पीशीज है उससे उसको मैच करेंगे। और जो थर्ड टूल था हमारा वो था क्लासिफिकेशन। हम उस स्पीशीज को या उस ऑर्गेनिज्म को हम प्रॉपर ग्रुप में क्लासिफाई करेंगे। अब हम बात करें कि क्लासिफिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है या क्या नीड है। अगर हम सारे ही स्पीशीज को, जो कि अर्थ पे है 1.7 टू 1.8 मिलियन, उन सभी को एक साथ रख दें और फिर स्टडी करना चाहें तो वो एकदम इम्पॉसिबल हो जाता है। जैसे कि डिक्शनरी में हम बात करें, अगर सारे लेटर्स सीक्वेंस में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज ना हो, तो क्या हम किसी भी स्पेसिफिक वर्ड को ढूंढ पाएंगे इतना इजीली? ऑब्वियसली नहीं। इसी तरीके से अगर सारी स्पीशीज आपस में एक साथ मिक्स रहेंगी तो हम उन्हें स्टडी बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, और यहीं से हमारी जो नीड है क्लासिफिकेशन की वो अराइज हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि जो क्लासिफिकेशन हुआ वो कैसे स्टार्ट हुआ, कौन से साइंटिस्ट ने इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया, कैसे कैसे क्लासिफिकेशन सिस्टम इवॉल्व होता गया और ज्यादा बेटर होता गया। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग रहेगी हमारी अर्लीस्ट attempts of classification. Earliest attempts of classification. अगर हम बात करें, सबसे पहले जब ह्यूमंस थे उनके पास इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी, तब टेक्नोलॉजी का भी इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो उन्होंने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करने के लिए जो क्राइटेरिया यूज किया वो कंप्लीटली नॉन साइंटिफिक था, यानी वहां पर किसी भी लॉजिक या साइंस का कोई यूज नहीं था। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाता है, इट वॉज नॉन साइंटिफिक classification. Non-scientific classification. उस वक्त ह्यूमंस ने क्या किया, अपनी ही नीड्स के अकॉर्डिंग जो स्पीशीज थी, जो ऑर्गेनिजम्स थे, उनको डिवाइड कर दिया। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू आर own needs, like food, shelter and clothing. Food, shelter and clothing. अर्लियर टाइम में हम किसी भी स्पीशीज को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैसे यूज कर रहे हैं उस बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया गया। जैसे कि कोई एनिमल मीट के लिए हम यूज कर रहे हैं, कोई एनिमल की स्किन से हम क्लोथ्स बना रहे हैं, किसी प्लांट को हम खा रहे हैं और किसी प्लांट से हम फाइबर्स बना रहे हैं। तो हमारी क्या नीड है या हम उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर पा रहे हैं उसी बेसिस पे, यानी हम सिंपली कह सकते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, मतलब उसी बेसिस पे हमने सारे स्पीशीज को क्या कर दिया, क्लासिफाई। लेकिन ये जो सिस्टम था ये एकदम नॉन साइंटिफिक था, इससे हमें स्टडी करने में कोई हेल्प नहीं मिली। बट इससे बस हमें एक बेनिफिट मिल गया कि क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम था उसकी एटलीस्ट स्टार्टिंग हो गई। तो हम इसकी मेरिट लिख सकते हैं, मेरिट इसकी मेरिट थी स्टार्टिंग ऑफ क्लासिफिकेशन।
अर्लीस्ट सिस्टम से क्लासिफिकेशन की एटलीस्ट स्टार्टिंग हो गई। इसके बाद जो भी क्लासिफिकेशन आए वो सब साइंस पर बेस्ड थे, वो सब थे साइंटिफिक क्लासिफिकेशंस। तो नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी साइंटिफिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। साइंटिफिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर हम साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो सबसे पहला साइंटिफिक सिस्टम था, फर्स्ट अटेम्प्ट था यहाँ पर अरिस्टोटल का, जो कि है फादर ऑफ बायोलॉजी। तो फर्स्ट अटेम्प्ट was given by अरिस्टोटल, जो कि है फादर ऑफ बायोलॉजी। सबसे पहले साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की शुरुआत की अरिस्टोटल ने। अब इन्होंने क्या किया, प्लांट्स और एनिमल्स को उनके बाहर की संरचना के आधार पर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के आधार पर दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले प्लांट्स अलग और एनिमल्स अलग। तो इन्होंने दो ग्रुप्स बनाए, एक तो प्लांट्स और दूसरा एनिमल्स। अब इन्होंने प्लांट्स को देखा साइज के बेसिस पे। कुछ प्लांट बहुत छोटे छोटे थे, जैसे कि घास होती है, हर्ब्स हो जाते हैं। कुछ प्लांट्स थे बहुत बड़े, जैसे कि लार्ज ट्रीज हो गए, और कुछ प्लांट्स थे इंटरमीडिएट साइज के, जैसे कि होगी झाड़ियां, श्रब्स। तो इन्होंने प्लांट्स को उनके साइज के बेसिस पे तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। इन्होंने प्लांट्स को कैसे डिवाइड कर दिया, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। इन्होंने जो क्राइटेरिया यूज किया वो था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे, किसके बेसिस पर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर। मॉर्फोलॉजी क्या होती है, आउटलुक या बाहरी स्ट्रक्चर। फिर इन्होंने एनिमल्स को देखा, जिनके पास आरबीसी प्रेजेंट थी उन्हें एक ग्रुप में रख दिया, और जिनके पास आरबीसी एब्सेंट थी उन्हें अलग ग्रुप में रख दिया। तो इन्होंने एनिमल्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया, इनेमिया और अनेमिया। इनेमिया और अनेमिया। इनेमिया जो थे उनके पास आरबीसी प्रेजेंट थी, इनेमिया के पास आरबीसी प्रेजेंट, और अनेमिया के पास आरबीसी मींस एब्सेंट। इन्होंने प्लांट्स को बोला कि हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज, किसके बेसिस पे, साइज के बेसिस पे। एनिमल्स को आरबीसी की प्रेजेंस के बेसिस पे इन्होंने डिवाइड किया, इनेमिया और अनेमिया। और ये जो डिवीजन था ये प्रॉपर्ली बेस्ड था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे। जब इन्होंने एनिमल्स को डिवाइड किया इनेमिया और अनेमिया में, तो यहाँ से एक बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन हमें पता चल गया जो उस वक्त अननोन था। आज हम जितने भी इनेमिया हैं उन्हें कंसीडर करते हैं कॉर्डेटा में या फिर वर्टिब्रेट्स में, और जितने भी अनेमिया वाले ऑर्गेनिज्म थे उन्हें हम स्टडी करते हैं इनवर्टिब्रेट्स में, इनवर्टिब्रेट्स में। लेकिन उस वक्त ये वाला फीचर उन्हें नहीं पता था, उन्होंने सिर्फ किसको देखा था, आरबीसी के प्रेजेंस को। अब जब स्टार्टिंग में साइंटिफिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये रहा कि इसने सिर्फ बाहर के स्ट्रक्चर्स देखे, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखे।
फिर टाइम के साथ नीड अराइज हुई कि हम क्यों ना मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के साथ साथ और कुछ कैरेक्टर्स को भी इंक्लूड करें और क्लासिफिकेशन दें। तो यहीं से हमारे पास किंगडम क्लासिफिकेशंस आए। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग रहेगी टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन। किंगडम क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हमारे पास आया टू किंगडम क्लासिफिकेशन। इसको दिया लीनियस ने। चैप्टर 1 में जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यानी कि नाम में दो कंपोनेंट्स होंगे, ये बात भी हमको लीनियस ने बताई। और चैप्टर 2 में क्लासिफिकेशन में दो ग्रुप्स होंगे, दो किंगडम्स होंगे, ये बात भी हमको बताई सर लीनियस ने। तो इट वाज गिवन बाय लीनियस। किसने दिया था? लीनियस ने। अगर हम बात करें, लीनियस ने हमें टोटल दो किंगडम्स बताए, विच वर प्लांटी और एनिमेलिया। एक किंगडम प्लांट्स के लिए और दूसरा किंगडम एनिमल्स के लिए। अगर हम बात करें किंगडम प्लांटी की, तो इसमें उन्होंने रखा बैक्टीरिया को, ब्लू ग्रीन एल्गी को, फंजाई को, मॉसेस को, फर्न्स को, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। लीनियस ने प्लांटी में इंक्लूड किया बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, जिम्नो, एंजियो, फर्न्स, इन सबको। अगर हम बात करें, उन्होंने एनिमेलिया में इंक्लूड किया इंसेक्ट्स को, फिशेस को, प्रोटोजोआ को और कॉर्डेट्स को। लीनियस के अकॉर्डिंग एक किंगडम प्लांट्स का था और एक किंगडम एनिमल्स का था। अगर हम अभी के क्लासिफिकेशन के बेसिस पे देखें तो इसमें बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म है वो मिसप्लेस्ड है। तो अब हम बात करते हैं ड्रॉबैक की। ड्रॉबैक, इसका जो सबसे बड़ा और फर्स्ट ड्रॉबैक था वो था कि यहाँ पर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को साथ साथ एक ही ग्रुप में रख दिया गया। किसको? प्रोकैरियोट्स को और यूकैरियोट्स को। जैसे कि बैक्टीरिया भी हमें पता है प्रोकैरियोट होता है, और एंजियोस्पर्म हो गए या मॉसेस हो गए, ये सब क्या होते हैं? यूकैरियोट्स। तो यहाँ पर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को एक साथ रख दिया गया एक ही ग्रुप में, जो कि बिल्कुल गलत है। उसके बाद सेकंड ड्रॉबैक था यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स को साथ रख दिया। यानी कि जिन ऑर्गेनिज्म में एक सेल है उन्हें और बहुत सारे सेल से बने हुए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म सबको सिर्फ एक ही ग्रुप में रख दिया। जैसे कि क्लेमिडोमोनास, जो कि है यूनिसेल्यूलर, और स्पाइरोगाइरा, जो कि है मल्टी सेल्यूलर। इन दोनों को एक साथ एक ही ग्रुप में रख दिया। उसके बाद इसका थर्ड ड्रॉबैक था ऑटोट्रॉफिक
ऑटोट्रॉफिक हमने क्लास 9-10 में भी पढ़ा है, जो कि खुद का खाना खुद से बना लेंगे, ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स। और हेट्रोट्रॉफिक यानी कि जो खुद का खाना खुद से नहीं बना सकते, हेट्रोट्रॉफिक फंजाई, इसको भी रख दिया एक ही ग्रुप में। यहाँ पर ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स और फंजाई को एक ही ग्रुप में रख दिया, ये इसका था थर्ड सबसे बड़ा ड्रॉबैक। उसके बाद नेक्स्ट ड्रॉबैक की बात करें, माइकोप्लाज्मा, जिसके बारे में अभी हमें पता है कि स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके लिए कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं था इस क्लासिफिकेशन में, तो फोर्थ ड्रॉबैक हो गया यहाँ पर माइकोप्लाज्मा। और लास्ट ड्रॉबैक था कि यहाँ पर जो लाइकेन होता है, क्लास 8 सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, उसको भी कोई प्लेस नहीं दिया, नो प्लेस, या उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया टू किंगडम क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आया वो था थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, अगर हम बात करें साइंटिस्ट की, तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था गिवन बाय हैकल। किसने दिया था? हैकल ने। हैकल ने कौन से तीन किंगडम्स दिए, नाम लिख लेते हैं। दो किंगडम, प्लांटी और एनिमेलिया, ये तो ऑलरेडी हमें पता थे। हैकल ने थर्ड किंगडम ऐड किया, प्रोटिस्टा। कौन सा किंगडम? प्रोटिस्टा। थर्ड किंगडम वॉज प्रोटिस्टा। क्लासिफिकेशन सिस्टम टाइम के साथ इवॉल्व तो हुए, लेकिन उसमें जो सबसे कॉमन चीज ये रही कि जो प्लांटी और एनिमेलिया थे वो हर एक क्लासिफिकेशन में प्रेजेंट थे। तो हैकल ने प्लांटी और एनिमेलिया के साथ साथ एक नया थर्ड किंगडम इंट्रोड्यूस कर दिया, प्रोटिस्टा। इन्होंने प्रोटिस्टा में इंक्लूड किया बैक्टीरियाज को। अगर टू किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें तो बैक्टीरिया थे प्लांटी में, लेकिन हैकल ने रख दिया इनको प्रोटिस्टा में। फंजाई भी पहले प्लांटी में था, अब उसे उठाकर रख दिया प्रोटिस्टा में। और उसके बाद कुछ यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। हैकल ने एक नया थर्ड किंगडम बनाया, प्रोटिस्टा, और उसमें इंक्लूड कर दिया बैक्टीरिया, फंजाई और यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, जैसे कि डाइनोफ्लैजिलेट्स, ट्राइसोफाइट्स और प्रोटोजोन्स इन सबको रख दिया एक नए किंगडम प्रोटिस्टा में। ये था थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। अगेन इसके साथ यही प्रॉब्लम थी, अगर हम अभी के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखें तो बैक्टीरिया और फंजाई प्रोटिस्टा के मेंबर नहीं है। तो इसी को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए हमारे पास आया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है हमारा फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। It was given by Herbert Copeland। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कॉपलैंड ने। इन्होंने क्या किया, हैकल ने जो तीन किंगडम्स दिए, प्लांटी, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा, उसमें एक नया थर्ड किंगडम ऐड कर दिया, मोनेरा। और प्रोटिस्टा में जो बैक्टीरिया थे, प्रोकैरियोट्स थे, उनको उठाकर रख दिया मोनेरा में। तो इन्होंने कौन से किंगडम्स बताए? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे
और एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे और एनिमेलिया। अब हमारे पास जो थर्ड किंगडम ऐड हुआ वो था, फोर्थ किंगडम जो ऐड हुआ वो था मोनेरा। मोनेरा में इन्होंने इंक्लूड किया सारे बैक्टीरियाज को, यानी कि प्रोकैरियोट्स को। बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट जो कि प्रोटिस्टा में थे उनको उठाकर रख दिया एक अलग किंगडम मोनेरा में। अब अगर हम देखें तो बैक्टीरिया सही पोजीशन पर पहुंच गए। अब जो फंजाई है वो अभी भी गलत पोजीशन पर है प्रोटिस्टा में। तो फंजाई के लिए एक नया किंगडम बना अलग से फंजाई, और हमारे पास एक नया क्लासिफिकेशन सिस्टम आया विच वाज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो नेक्स्ट होगा हमारा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अगर हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड सिस्टम है क्लासिफिकेशन का। ये दिया था हमको सर आर.एच. विटेकर ने। मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ classification, most accepted system of classification, and it was given by R.H. Whitaker in 1969। अभी हम जो स्टडीज करते हैं जितनी भी, वो सब भी बेस्ड होती है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि दिया था आर.एच. विटेकर ने। अब आर.एच. विटेकर ने अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किस किस क्राइटेरिया को लिया था उसे डिस्कस कर लेते हैं। क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन। इन्होंने फर्स्ट क्राइटेरिया लिया था सेल स्ट्रक्चर। सेकंड क्राइटेरिया था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड क्राइटेरिया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फोर्थ क्राइटेरिया था रिप्रोडक्शन, एंड फिफ्थ क्राइटेरिया वाज फाइलोजेनेटिक या फिर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। आर.एच. विटेकर ने टोटल 5 जो कैरेक्टर्स थे उनको यूज किया अपने क्लासिफिकेशन के सिस्टम में, विच वर सेल का स्ट्रक्चर कि सेल कैसी दिख रही है, न्यूट्रिशन का क्या मोड है, रिप्रोडक्शन बॉडी कैसे ऑर्गेनाइज है, लाइक बॉडी सिंपल है या बॉडी कॉम्प्लेक्स है, और लास्ट था फाइलोजेनेटिक या फिर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब हम बात करते हैं उन्होंने ऑर्गेनिज्म को कैसे डिवाइड किया। ऑर्गेनिजम्स सबसे पहले उन्होंने सेल के बेसिस पे डिवाइड किया। एक ग्रुप था हमारे पास प्रोकैरियोट्स का और दूसरा था यूकैरियोट्स का। प्रोकैरियोट्स का और यूकैरियोट्स का। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो अभी हमने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में डिस्कस किया है कि प्रोकैरियोट्स में आते हैं किंगडम मोनेरा। प्रोकैरियोट्स को इंक्लूड किया है हमने किंगडम मोनेरा में। उसके बाद यूकैरियोट्स को डिवाइड किया फर्दर यूनिसेल्युलर
और मल्टी सेल्यूलर। यूकैरियोट्स को फर्दर डिवाइड किया कि उनके पास एक सेल है तो यूनिसेल्यूलर, एक से ज्यादा है तो मल्टी सेल्यूलर। जो यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स थे उनको बोला किंगडम प्रोटिस्टा में। उनको कौन से किंगडम में रखा? किंगडम प्रोटिस्टा में। उसके बाद जो मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स थे उनको फर्दर डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि वो खुद का खाना या तो खुद से बना रहे, ऑटोट्रॉफिक है, या फिर खुद के फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड कर रहे हैं, यानी कि वो है हेट्रोट्रॉफिक। जो ऑटोट्रॉफिक यूकैरियोट्स थे उनको रखा किंगडम प्लांटे में। कौन से किंगडम में? किंगडम प्लांटे में। और जो हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोट्स थे उन्हें फर्दर डिवाइड किया कि उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस टाइप का है, लाइक सैप्रोफिटिक है, वो सड़ी गली चीजों से अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, या फिर होलोजोइक है। जो सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म थे उनको रखा किंगडम फंजाई में, और जो होलोजोइक ऑर्गेनिज्म थे उनको रखा किंगडम एनिमेलिया में। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके का था। जितने भी प्रोकैरियोट्स थे उन्हें रखा किंगडम मोनेरा में। फिर यूकैरियोट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स को रखा प्रोटिस्टा में, मल्टी सेल्यूलर को फर्दर डिवाइड किया, वो ऑटोट्रॉफिक है, यानी खुद का खाना खुद से बना रहे या फिर खुद के फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है। जो ऑटोट्रॉफिक थे उन्हें रखा किंगडम प्लांटी में, और जो हेट्रोट्रॉफिक थे उनको फर्दर डिवाइड किया सैप्रोफिटिक में और होलोजोइक में। सैप्रोफिटिक वर कैप्टिन किंगडम फंजाई और होलोजोइक वर कैप्टिन किंगडम एनिमेलिया। अब हम आगे बात करते हैं। एनसीईआरटी में एक पॉइंट मेंशन है कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्रोटिस्टा में क्लेमिडोमोनास और स्पाइरोगाइरा प्लस अमीबा और पैरामीशियम, इन सभी ऑर्गेनिज्म को एक साथ रख दिया गया। एनसीईआरटी की एक लाइन है कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में जो प्रोटिस्टा थे उसमें क्लेमिडोमोनास और स्पाइरोगाइरा, जिनको पहले हम पढ़ते थे किंगडम फंजाई में, किंगडम प्लांटी में, बिकॉज इनके पास क्या थी? सेल वॉल प्रेजेंट। और अमीबा और पैरामीशियम को हम पढ़ते थे एनिमेलिया में, क्योंकि इनके पास थी सेल वॉल एब्सेंट। तो इन सभी को एक साथ रख दिया गया किंगडम प्रोटिस्टा में, क्योंकि इनके जो फीचर्स थे वो प्लांटी और एनिमेलिया से रिसेंबल नहीं कर रहे थे। उसके बाद हमारे पास एक और सिस्टम आया जो था 3 डोमेन सिस्टम। 3 डोमेन सिस्टम। अगर हम बात करें 3 डोमेन सिस्टम की तो ये इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है। सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो वही है हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 3 डोमेन सिस्टम वाज गिवन बाय कार्ल वूस। अब कार्ल वूस ने ऐसा कोई इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन नहीं किया। इन्होंने क्या किया, हमारे पास किंगडम्स कितने थे? अभी हमने पढ़े 5। कौन कौन से किंगडम्स? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। टोटल कितने किंगडम्स हुए 5 किंगडम के अकॉर्डिंग? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। कार्ल
बूस ने इन्हीं 5 किंगडम को डिवाइड कर दिया 3 डोमेन्स में। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया के लिए एक डोमेन बना दिया यूकैरिया। कौन सा डोमेन? यूकैरिया। और जो मोनेरा था उसके लिए 2 डोमेन्स बना दिए, आर्की और बैक्टीरिया। कौन से 2 डोमेन्स? आर्की और बैक्टीरिया। कार्ल बूस ने हमारे पास जो ऑलरेडी 5 किंगडम हम पता लगा चुके थे, डिस्कवर कर चुके थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, उनकी फर्दर ग्रुपिंग कर दी। उन्होंने मोनेरा के तो 2 डोमेन बना दिए, फर्स्ट आर्के और सेकंड बैक्टीरिया। इसको कहीं कहीं हमें मिलता है यू बैक्टीरिया। बात एक ही है। और बाकी बचे जो 4 किंगडम्स थे, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया, इन सब का एक डोमेन बना दिया कॉमन, यूकैरिया। तो इसमें ऐसा कुछ नया डिस्कवर नहीं हुआ, बस नेमिंग और ग्रुपिंग चेंज हो गई। अब हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि जो किंगडम है इट इज द हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ा था हमने? किंगडम is the highest category of classification. Kingdom is the highest category of classification. लेकिन अगर हम कंपेयर करें किंगडम और डोमेन को, किसको? किंगडम और डोमेन को, तो इनमें से कौन सी कैटेगरी बड़ी होगी? किंगडम बड़ा होगा या डोमेन? यहाँ पर हम देखते हैं जो यूकैरिया है ये एक डोमेन है। इस अकेले डोमेन में, इस सिंगल डोमेन में हमारे पास 4 किंगडम है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो अगर जब हमें किंगडम और डोमेन को कंपेयर करना होगा तो ऑब्वियसली क्या बड़ा होगा? डोमेन। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डोमेन। अगर इन जनरल क्वेश्चन पूछे हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन किंगडम, लेकिन किंगडम और डोमेन में कंपेयर करना हो तो ऑप्शन में डोमेन हो तो सबसे बड़ा क्या है? डोमेन। अब हम एक एनसीईआरटी की टेबल को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर गिवन है हमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5 किंगडम। इसमें से मोस्टली कैरेक्टर्स को हम ऑलरेडी अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहला है सेल टाइप, जिसको हमने डिस्कस कर लिया। जितने भी प्रोकैरियोट्स थे उन्हें रखा था हमने किंगडम मोनेरा में, और बाकी सब यूकैरियोट्स को रखा था हमने किंगडम प्रोटिस्टा में, फंजाई में, प्लांटे में और एनिमेलिया में। नेक्स्ट हमने जो डिस्कस कर लिया वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मोनेरस क्योंकि थे प्रोकैरियोट्स, इसलिए इनकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो एब्सेंट होगी, और बाकी सब जो किंगडम्स थे उनमें मेंबर्स थे यूकैरियोटिक, यानी उनका जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप होगा और उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। तो मोनेरल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, बाकी सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, क्योंकि मोनेरल्स प्रोकैरियोट है और बाकी सब यूकैरियोट है। ये दोनों जो रीजन है ये आपस में क्या कर रहे हैं? कनेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हमने देखा था कि मोनेरल्स ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, कीमोसिंथेटिक यानी केमिकल्स को भी यूज कर सकते हैं, और सनलाइट को भी यूज कर सकते हैं। हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, सेप्रोफिटिक भी और पैरासिटिक भी। तो एक पॉइंट हमें याद रखना है कि मोस्ट डाइवर्स न्यूट्रिशन, मोनेरा के जो मेंबर्स होते हैं वो होलोजोइक के अलावा हर टाइप का न्यूट्रिशन शो कर लेते हैं, इसलिए इनका जो न्यूट्रिशन है वो मोस्ट डाइवर्स न्यूट्रिशन है। इनमें ऑलमोस्ट हर टाइप का न्यूट्रिशन देखने को मिल जाएगा। प्रोटिस्टा की बात करें तो ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। फंजाई होते हैं हेट्रोट्रॉफिक, यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लेंगे, सेप्रोफिटिक यानी कि डेड या डीके मटेरियल से, और पैरासिटिक होस्ट से। उसके बाद है प्लांट्स, हम सबको पता है ऑटोट्रॉफिक होते हैं, प्लांट्स करते हैं फोटोसिंथेसिस। उसके बाद एनिमल्स की यानी हमारी बात करें तो हम होते हैं हेट्रोट्रॉफिक, हम होलोजोइक भी हो सकते हैं, और अदर एनिमल्स जो होते हैं वो हो सकते हैं सेप्रोफिटिक।
तो ये था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब है नेक्स्ट पॉइंट सेल वॉल की। मोनेरा में जो सेल वॉल होती है वो नॉन सेलुलोजिक होती है, यानी उसमें सेलुलोज नहीं होगा, वो बनी होगी पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड्स की। पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड्स को हम आगे चल के अपने बायोमोलिक्यूल चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद प्रोटिस्टा में कुछ में सेल वॉल होगी और कुछ में सेल वॉल नहीं होगी। फंजाई की जो सेल वॉल है वो बनी होती है काइटिन की, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्लांट की सेल वॉल होती है सेलुलोज की, हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है। और एनिमल्स में सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट। नेक्स्ट है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मोनेरा में सेल्स के लेवल पर होता है ऑर्गेनाइजेशन, प्रोटिस्टा के मेंबर्स में भी सेल के लेवल पर। फंजाई में सेल्स के मल्टी सेल्यूलर हो जाते हैं या फिर लूज टिश्यू के फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं। प्लांट्स में टिश्यू या ऑर्गन, जैसे कि हम ऑर्गन पढ़ते हैं, लीफ हो जाती है, रूट हो जाती है, स्टेम हो जाता है, फ्लावर हो जाता है, लेकिन प्लांट्स में ऑर्गन सिस्टम नहीं होता। उसके बाद अगर हम एनिमल्स में बात करें तो यहाँ पर टिश्यू सिस्टम भी आ जाता है, ऑर्गन सिस्टम भी आ जाता है और ऑर्गन्स भी आ जाते हैं। तो ये थी टेबल जिसको हमने ऑलमोस्ट हमारी स्लाइड्स में डिस्कस कर लिया था। अब इस चैप्टर की बात करें तो इसमें हमें स्टडी करना है किंगडम मोनेरा को, किंगडम प्रोटिस्टा को और किंगडम फंजाई को। किंगडम प्लांट के लिए एक अलग से चैप्टर है, प्लांट किंगडम, उसे हम चैप्टर 3 में डिस्कस करेंगे और किंगडम एनिमलिया को हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।